हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की जो है हम पर्यावरण विज्ञान की कक्षा में आगे बढ़ते हुए दोस्तों प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप ये प्रश्न कर लेते हैं तो निश्चित ही आप उन फैक्टों को अपने दिमाग में एक बार रख लेते हैं कि जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप निश्चित ही इन प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम होंगे। मैं प्रयास करूंगा कि प्रश्न के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट बताने का भी प्रयास किया जाए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे, यूजफुल लगे, उपयोगी लगे तो लास्ट में चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। यदि नहीं किया है तो अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चलिए ध्यान देते हैं आज की क्लास पर, और जो आज की क्लास है हमारी प्रदूषण से संबंधित विकल्पों की है। चलिए देखते हैं। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन शो हो रहा है वह क्वेश्चन है आपका कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है। दोस्तों मनुष्य के कारण होने वाला प्रदूषण क्या कहलाता है। क्लास करने से पहले दो शब्दों को आपको पता होना चाहिए। वो शब्द कौन कौन से हैं। जो पहला शब्द है आपको ये पता होना चाहिए कि प्रदूषण किसे कहते हैं, और जो दूसरा शब्द है वो पता होना चाहिए प्रदूषक किसे कहते हैं। प्रदूषक तो दोस्तों जो क्या करते हैं, प्रदूषण को जन्म देते हैं या फैलाते हैं, प्रदूषण को फैलाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। और प्रदूषण जो होता है एक क्या है, परिणाम है, प्रदूषक के कार्यों का परिणाम है, जिसमें क्या होती है, किसी वस्तु अथवा पदार्थ की गुणवत्ता खराब हो जाती है। गुणवत्ता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे इसे ऑफिशियली परिभाषित करने को कहूँ तो वायु, जल अथवा पर्यावरण के किसी अन्य घटकों में होने वाला वह अवांछनीय प्रदूषण, अवांछनीय परिवर्तन जिसके कारण उसकी गुणवत्ता में क्या आती है, कमी आती है, प्रदूषण कहलाता है। दोस्तों प्रदूषण कई कारणों से हो सकता है, उनमें से एक कारण क्या है, मानव भी है। तो ऐसा प्रदूषण जो मनुष्य के द्वारा जन्म दिया गया हो क्या कहलाता है दोस्तों, एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है, याद रखिएगा। उदाहरण बात करूं, जैसे कि मानव के द्वारा जो स्नान किया जाता है, नहाया जाता है, उसके माध्यम से साबुन का इस्तेमाल किया जाता है, और साबुन में जो है रसायन पदार्थ होते हैं, वह रसायन पदार्थ जो है आपके घर से जाते हुए, नाली में जाते हुए अंततः जो है जल स्रोतों में जाता है, जो उसे प्रदूषित करता है। ये हमारा क्या हुआ, पहला प्रश्न हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर। जैव विविधता, सॉरी यहाँ पर शब्द जो होगा आपका बायोडिग्रेडेबल होगा, बायोडिग्रेडेबल, और इसका मतलब होता है दोस्तों जैव अपघटनीय। जैव अपघटनीय, और जैव अपघटनीय का मतलब होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित, अपघटित होने वाले पदार्थ, होने वाले पदार्थ। दोस्तों पदार्थ कुछ ऐसे होते हैं प्रकृति में जो क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक कहीं पड़ा हो तो वह कई वर्षों तक पड़ा रहता है और वह जो गलता नहीं है। लेकिन आप किसी मुर्दे को डाल दें, गोबर को डाल दें, आप किसी लकड़ी को डाल दें, या फिर कोई अन्य जैविक उत्पाद जैसे कि पेड़ पौधों की पत्तियों के डाल दें, कोई फल डाल दें, तो वह कुछ समय बाद क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो वही क्या है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, एक चीज से दूसरे चीज में बदल दिया जाता है। वही क्या कहलाता है, जैव अपघटन कहलाता है। प्रश्न कहता है कि जैव अपघटित प्रदूषक कौन सा है। प्रदूषक तो है लेकिन वह अपघटित हो जाता है। दोस्तों पारा अपघटित नहीं होता है, प्लास्टिक अपघटित नहीं होता है, एस्बेस्टस अपघटित नहीं होता है, तो क्या है, वाहित मल है। जो आपके घर का कचरा होता है वो आप कहीं भी बहा दीजिए, कुछ दिन बाद क्या बन जाएगा, खाद बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत किसका है। यदि आप इन तीनों चीजों का क्या करते हैं दोस्तों, जलाते हैं, तो ये जो है चीजें इनसे निकलेगा, जो धुआं निकलेगा, गैस निकलेगा,
वह किसका स्रोत है, यानी कि जल प्रदूषण का, भूमि प्रदूषण का। दोस्तों इनके दहन से जो क्या निकलता है, धुआं निकलता है। क्या निकलता है? धुआं निकलता है। और इस धुआं में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है और NO2 होता है। तो ये सभी की सभी क्या करती हैं दोस्तों, वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। इनका ध्वनि भूमि प्रदूषण से कोई संबंध नहीं है। ये आपका सही जवाब तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? दोस्तों कौन सा एक उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा क्या उत्पन्न होता है जब प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा बनता है। दोस्तों आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, परऑक्सी एस्टिल नाइट्रेट। जब ये क्या करता है, ये ओजोन से क्रिया कर लेता है और किसकी उपस्थिति में क्रिया करता है दोस्तों, प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो क्या बन जाता है, धूम्र बनता है। धूम्र यानी कि कुहासा बनता है और साथ में नाइट्रोजन गैस क्या होती है, उत्पन्न होती है। N2O क्या होता है, उत्पन्न होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो प्रश्न पूछ रहा है कौन सा एक उत्पन्न होता है, तो हम यहाँ पर रसायन क्रिया के रूप में देखा N2O उत्पन्न हो रहा है कोहरा बनते समय। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में कि धुआं नहीं होगा भाई सब, यहाँ पर क्या होगा, धुआं होगा। टाइपिंग करने वाले भी क्या होते हैं, गजब के लोग होते हैं। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? दोस्तों वह जो होता है आपका पैन होता है। ये पैन का पूरा नाम तो याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो धुआं में कभी आपने जो है बचपन में कभी क्या हो देखा हो, तो आपकी क्या आंख में जब धुआं लग जाता है तो आंसू आ जाते हैं। तो उसमें कौन सा ऐसा तीव्र पदार्थ होता है, वो क्या होता है, परऑक्सी एस्टिल नाइट्रेट होता है। प्रॉक्सी नहीं, इस प्रकार से लिखा जाता है, परऑक्सी। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। इसका पूरा नाम कई बार पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है। दोस्तों समझिएगा शब्द को, सामान्य स्थितियों में। विशेष परिस्थितियों में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये प्रदूषण करती है, जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो प्रदूषण करती है, लेकिन सामान्य स्थितियों में नहीं करती है। सामान्य स्थितियों में जो प्रदूषण करती है वो कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। दोस्तों इसका जो सूत्र होता है CO होता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में है 0.03% है लगभग। नाइट्रोजन जो है आपका 78% है। ऑक्सीजन जो है आपकी 21% है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। दोस्तों दो प्रकार के प्रदूषक होते हैं। एक कौन होता है भाई, एक होता है प्राथमिक प्रदूषक होते हैं और एक क्या होते हैं, द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। क्या होते हैं, द्वितीयक के प्रदूषक होते हैं। अगर द्वितीय प्राथमिक की बात करें कि वो प्रदूषक जो सीधे ही अपना क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं, और ये जो है सीधे नहीं जबकि अप्रत्यक्ष तौर पर जो है प्रभाव डालते हैं। इसमें उदाहरण हो जाएगा आपका परऑक्सी एस्टिल नाइट्रेट। ये सीधे जो है प्रदूषण नहीं फैलाता है दोस्तों, ये जो एक दूसरे से क्रिया करके क्या करता है, प्रदूषण फैलाता है। इसमें जो बात करें SO2 और N2O वगैरह वगैरह, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या हो जाएंगी, प्राथमिक प्रदूषक हो जाएंगी। प्रश्न कहता है कौन द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, अर्थात प्राथमिक प्रदूषक है। तो पैन भी द्वितीयक प्रदूषक है, स्मॉग भी है, ओजोन भी द्वितीयक प्रदूषक है, लेकिन SO2 क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है सीधे क्या करता है, प्रदूषण फैलाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये प्राथमिक प्रदूषक हो जाएगा। आपका जवाब जो है तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है। अभी क्या पूछा था, नहीं है। तो द्वितीयक प्रदूषक अभी हमने पीछे तो देखा है कौन है भाई, स्मॉग जो है द्वितीयक प्रदूषक है। स्मॉग मतलब क्या होता है भाई, धुआं होता है। क्या होता है, धुआं जो है ये द्वितीयक प्रदूषक है। फ्लाई एश क्या होते हैं दोस्तों, धूल कण होते हैं, फ्लाई एश होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि अधूरी प्रज्वलन, भाई ये थोड़ा सा काट दो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है क्या हो जाएगा ये, और आगे तक भाई यहाँ तक कटेगा। अधूरी प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है। प्रश्न कह रहा है कि जो मोटर गाड़ी या वाहन होते हैं उनके जो धुआं निकलता है, उस धुएं से कौन सी गैस निकलती है दोस्तों,
तो ध्यान रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है कब, जब अधूरा प्रज्वलन हो, और साथ में सिगरेट से भी कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। बहुत खतरनाक गैस होती है दोस्तों, 1 मिनट के अंदर जो है मौत करवा सकती है। अगर आपके अंदर शरीर की कुल गैसों में से 1% भी चली जाए तो 1 मिनट के अंदर व्यक्ति क्या हो सकता है, मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सीधे ये परिवहन वो ऑक्सीजन को नियंत्रित करती है। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। दोस्तों वाहनों में जब पेट्रोल जलता है तो उसमें ऐसी कौन सी गैस निकलती है जिससे क्या हो, वायु प्रदूषण होता है। तो गैस दोस्तों धातु कौन सी होती है, वो धातु कौन सी होती है, लेड धातु होती है। और लेड धातु ध्यान रखिएगा बाद में मस्तिष्क को प्रभावित करती है। किसको, मस्तिष्क को प्रभावित करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। दोस्तों चाहे वो सीएनजी हो, चाहे आपकी एलएनजी हो, चाहे आपकी क्या हो, बायोगैस हो, इन सभी का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, मीथेन होता है। और मीथेन का पूरा ये मतलब लिखते हैं शॉर्ट में CH4 लिखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर वो है कि निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर देता है। दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सीधे मौत उत्पन्न कर देती है, रक्त की धारा को प्रभावित करती है। कैसे करती है, अगर 500% में से आपके अंदर 1% इसकी मात्रा आ जाए तो आपकी 1 आवर 1 घंटे के अंदर जो है डेथ हो सकती है, कोई व्यक्ति खत्म हो सकता है। अगर 100% में 1% इसकी क्या आ जाती है, मात्रा आ जाती है, तो व्यक्ति ऑन द स्पॉट 1 मिनट के अंदर ही मर जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है ये क्या करती है, ब्लड में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है और क्या बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। और ये दोस्तों क्या होता है, स्थायी यौगिक होता है। ये हीमोग्लोबिन को पकड़ लेता है, और हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं कर पाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं कर पाने के कारण फ्रेंड्स शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन ही रुक जाता है, इससे व्यक्ति ऑन द स्पॉट मर जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सी एक वायु प्रदूषण गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन के स्वरूप उत्पन्न होती है। तो वो दोस्तों गैस कौन सी है, इनमें से अगर बात करें तो हाइड्रोजन वायु का प्रदूषण नहीं करती है, नाइट्रोजन भी नहीं करती है, ऑक्सीजन भी नहीं करती है। तो वो कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे संक्षेप में SO2 के रूप में लिखा जाता है। वो क्या है, वायु प्रदूषक भी है और जीवाश्मों के दहन से उत्पन्न होती है। यही गैस दोस्तों अम्ल वर्षा के लिए भी उत्तरदायी है, एसिड रेन जिसे कहते हैं अम्ल वर्षा के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। दोस्तों जो ताप विद्युत संयंत्र होते हैं तो छोटे छोटे आप जो है राख के कण उनसे निकलते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, फ्लाई ऐश कहा जाता है। क्योंकि जब ईंधन जलता है तो छोटे छोटे राख के कण निकलते हैं, उसी को क्या कहते हैं, फ्लाई ऐश कहते हैं। फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे होता है, ताप विद्युत संयंत्र से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण का जैविक सूचक है। फ्रेंड्स जो जैविक सूचक है वो कौन है, आपका लाइकेन है। ध्यान रखिएगा जिन स्थानों पर क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, वहां पर लाइकेन नहीं उगता है। जिन स्थानों पर वायु प्रदूषण नहीं होता है वहां बड़ी मात्रा में लाइकेन होता है। इस प्रकार से इसमें अनुमान लगाया जाता है कि जहां लाइकेन है तो वहां पर वायु प्रदूषण नहीं है, जहां लाइकेन नहीं है तो वहां पर वायु प्रदूषण है। आई होप आप समझ गए होंगे। ई कोलाई ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है, और यह किसका सूचक है, ये जल प्रदूषण का सूचक है। किसका है, जल प्रदूषण का सूचक है। जहां पर ये जल में ये बैक्टीरिया होगा तो वह प्रदूषित जल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर वो है ये कि निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण नहीं है, मतलब प्रदूषण नहीं, यहाँ पर प्रदूषक होगा, जल प्रदूषण अर्थात जल प्रदूषण नहीं करता है। कौन जल प्रदूषक नहीं है दोस्तों, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है जल प्रदूषक नहीं है। क्योंकि हमने अभी देखा स्लाइड में कि ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, ये वायु प्रदूषक है।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी जो है इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो दोस्तों हवा में मतलब जो आसमान है वहाँ कौन साफ करने के लिए जाएगा? तो आसमान में कौन? बारिश जब होती है तब क्या हो जाता है? ये साफ हो जाता है। तो वर्षा के समय पर ही क्या हो जाता है? ये साफ होता है। यही कारण है जो पुराने लोग होते थे वह वर्षा में नहाने के लिए, जब शुरुआती वर्षा होती थी तो नहाने के लिए आपको कभी न कभी एक बार मना ज़रूर किया होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि क्या होता है, वायुमंडल में प्रदूषण है, पहली बार वर्षा हुई है तो आपको बुखार आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है कि इंडोर वायु प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन सा है? दोस्तों इंडोर वायु प्रदूषक का जो सबसे महत्वपूर्ण सूचक है वो कौन सा है? रेडॉन गैस है। बाकी के बाकी जो है ये सभी बाह्य वायु प्रदूषण से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स से। जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये सभी के सभी प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, क्योंकि यह प्रश्न जो है मैं घटना चक्र से उठाए हुए हैं और घटना चक्र में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि रिंजलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से, अभी हाल ही में एग्जाम में किसी पूछा गया है कि रिंजलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? दोस्तों ये धुआं के मापन के लिए जो है रिंजलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये न्यू प्रकार के क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि अम्ल वर्षा का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों अगर ध्यान से आप समझेंगे कि वायुमंडल में एक गैस होती है जिसको हम क्या कहते हैं? N2O कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, NO2 कहते हैं। और ये क्या है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। एक गैस होती है वायुमंडल में जिसे हम क्या कहते हैं? सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। जैसे ही दोस्तों ये वायुमंडल में घूमते रहते हैं, ये वाहनों से निकलते हैं, धुआं के में निकलते हैं, उद्योगों से निकलते हैं। जैसे ही वर्षा होती है तो वर्षा में क्या होता है? पानी होता है, और पानी का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। H2O होता है, तो वर्षा के समय पर H2O क्या हो गया? इस गैस से मिल गया। तो दोस्तों ये क्या बन गया है आपका? HNO3 बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाता है? क्रिया करके HNO3 बन जाता है। और HNO3 दोस्तों एक खतरनाक अम्ल होता है जिसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक एसिड का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से वर्षा के साथ में क्या आने लगता है? अम्ल आने लगता है। तो आप मतलब आपको समझ में आया? इसको भी देखें, SO2 दोस्तों ये क्या है? वाहनों से निकली हुई गैस है, और इसमें क्या मिल जाएगा? वर्षा के समय पर पानी मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? H2SO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2SO4। और H2SO4 दोस्तों क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और ये खतरनाक एक एसिड है। इस प्रकार से वर्षा के साथ में क्या बन जाता है? अम्ल बन जाता है। जब ऐसी वर्षा हो जिसमें अम्ल भी पाया जाए तो उसी को क्या कह देते हैं? अम्ल वर्षा कह देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किसके कारण होती है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होती है। ये क्या है आपका? नाइट्रस ऑक्साइड है। ये क्या है आपका? सल्फर ऑक्साइड। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण कौन से हैं? मतलब जो दोस्तों ये पृथ्वी अगर मान लिया जाए तो पृथ्वी के अंदर क्या होता है? पानी भरा होता है भाई, जिसे हम क्या करते हैं? हैंडपंप बोरवेल के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तो इस जल को कौन प्रदूषित करता है? दोस्तों बैक्टीरिया, शैवाल, विषाणु, ये सब जो है पृथ्वी के ऊपर प्रदूषित करते हैं। आर्सेनिक क्या होता है? नीचे प्रदूषित करता है। दोस्तों ऐसी समस्या वेस्ट बंगाल और बड़े बड़े जो महानगर हैं भारत के, बहुत बड़ी मात्रा में समस्या हो रही है आर्सेनिक प्रदूषण की, क्योंकि यहाँ का जल दोहन कर लिया गया है पूरा का पूरा, तो वहाँ पानी में जो है आर्सेनिक की मात्रा आने लगी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। दोस्तों कौन सा ऐसा उद्योग है जिसके मलबे से सर्वाधिक मात्रा में रासायनिक प्रदूषण होता है? वो कौन सा है? चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग में विभिन्न प्रकार के केमिकल का प्रयोग किया जाता है जो क्या करते हैं? बहुत प्रदूषण का लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, किस जल में, भाई बोडो कौन कहता है? बोडो नहीं, बीओडी होगा। बीओडी, किसी जल में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल क्या है? दोस्तों बीओडी का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की मांग। क्या? ऑक्सीजन की मांग। मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, वैसे
विज्ञान की भाषा में होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ऑक्सीजन मांग जो क्या होता है इसका मतलब होता है। आखिर ये ऑक्सीजन कोई क्षेत्र में ऑक्सीजन की मांग क्यों की जाती है दोस्तों? ये जो बीओडी क्या होती है, जल में घुलित ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? जल में घुलित ऑक्सीजन होती है। जैसे मान लीजिए आपके अंदर जो है एक ये मतलब एक कटोरा है, ऐसा मान लीजिए इस कटोरे में क्या भरा हुआ है, मटका कटोरा कुछ भी मान लीजिए भाई, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक, इसमें पानी भरा हुआ है। अब इसकी बीओडी हम मानते हैं, बीओडी क्या है, मूल रूप से कितनी है, 5 है मान लेते हैं। ठीक है, मूल रूप से इसकी बीओडी कितनी है, 5 है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो घुली हुई ऑक्सीजन क्या है, 5 है। अब यदि इसकी बीओडी क्या हो गई, मांग बढ़ गई, क्षय हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये ऑक्सीजन की मांग इसलिए घटती बढ़ती है, यदि मांग बढ़ रही है तो इसका मतलब है जल गंदा है। ये ऑक्सीजन इसलिए यहाँ पर उपयोग की जाती है जो गंदे जल को पीने योग्य बनाया जा सके, प्राकृतिक रूप से साफ बनाए रखा जा सके, इसलिए ऑक्सीजन जल में घोली जाती है और वो प्राकृतिक तरीके से घुलती रहती है। यदि किसी क्षेत्र में यह मांग बढ़ती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा हो गया है, इसलिए तो ऑक्सीजन की खपत, जैसे भाई क्या है, कोई गाड़ी चल रही हो उसमें डीजल ज़्यादा लग रहा है तो कहेंगे कि लोड ज़्यादा पड़ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ प्राकृतिक तंत्र चलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है जब यहाँ पर पानी क्या गंदा हो जाएगा, और जब गंदगी कम हो जाएगी तो बीओडी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर किसी क्षेत्र की बीओडी घट रही है तो उसका मतलब क्या है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है। अगर वहाँ की बीओडी क्या है, बढ़ रही है, जल प्रदूषण मतलब बढ़ रहा है। अगर बीओडी की मात्रा बढ़ रही है तो जल प्रदूषण भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बीओडी की मात्रा घट रही है तो जल प्रदूषण भी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो किसी जल में बीओडी की अधिकता क्या संकेत देती है कि उसका जल क्या हो रहा है भाई, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। दोस्तों क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, यही सही हो जाएगा। गैस प्राप्त कर रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, खनिज प्राप्त कर रहा है। अगर खनिज प्राप्त कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, सीओडी होगा, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी क्या होगा, सीवेज से प्रदूषित प्राप्त कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने कि अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो भाई साहब इसका सही उत्तर क्या है, दामोदर नदी कहलाती है, ये सबको पता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? दोस्तों जल प्रदूषक जो है कौन नहीं है पूछ रहा है, तो लोहा जो है जल प्रदूषण नहीं है। ध्यान रखिएगा, पारा से जो ध्यान रखिएगा, ये रोग पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पर जानबूझकर 5 ऑप्शन दिया हूँ ताकि पूरे के पूरे रोग आपको करवा दूँ। पारा से कौन सा रोग होता है? अगर जल में पारा की मात्रा होगी तो कौन सा रोग होगा, मिनी माता रोग होगा। स्टार लगा के लिख लीजिएगा, कई बार प्रश्न आया हुआ है। फ्लोराइड से कौन सा रोग होगा दोस्तों? फ्लोराइड से जो होगा आपका नॉक-नी सिंड्रोम रोग होगा। कौन सा होगा? नॉक-नी सिंड्रोम रोग होगा, जिसे हम लोग के दूसरा नाम कहते हैं क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या होगा, रोग होगा, क्लोरोसिस। कैडमियम से कौन सा रोग होगा दोस्तों? इटाई इटाई रोग, जो किससे होगा, कैडमियम के कारण जो है इटाई इटाई रोग होगा। आर्सेनिक किससे क्या होगा आपका, आर्सेनिक से जो है आपका क्या होगा दोस्तों, पाचन या मस्तिष्क संबंधी समस्या होगी। इसी प्रकार से एक लेड भी होता है, जैसे शीशा का रहते हैं, ये भी क्या करता है, जल प्रदूषण में फैलाता है। तो ये, और एक होता है दोस्तों नाइट्रेट, आप ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है कि जल में अगर नाइट्रेट की मात्रा अधिक है तो कौन सा रोग हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसमें क्या है, कोई भी जो बच्चे होते हैं वो नीले रंग के हो जाते हैं, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा अगर नाइट्रेट के देखता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने कि जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम कब लाया गया था? दोस्तों ये है जल प्रदूषण जो गंदगी रोकने के लिए 1974 में भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम लाया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, ग्रीन मफलर। ये ग्रीन मफलर क्या होता है, एक प्रकार का जो है तकनीकी है, और ये किसके लिए, ध्वनि प्रदूषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। किसके लिए लाई जाती है, ध्वनि प्रदूषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। चलिए अगली बात की बात करें, और अगला है हमारे पास डेसिबल। हर कोई जानता है दोस्तों, डेसिबल की बात करें तो ये क्या है, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई है उसी को क्या कहा जाता है, डेसिबल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और है आपके पास में लास्ट, वो क्या है दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी है। तो आपसे एक पूछा जाता है कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा यह घटना जो हुई थी 1983 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई थी। और यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, मतलब विस्फोट हो गया था। यहाँ पर एक कंपनी थी, इसका नाम था, एक अमेरिकन कंपनी थी, अमेरिकन
कंपनी थी, इसका नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी था और यहाँ पर 1000 लोग तक मारे गए थे। दोस्तों यहाँ से गैस का नाम पूछा था, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस का रिसाव हुआ था। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने प्रदूषण संबंधी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो परीक्षा में बार-बार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आपको ये क्लास अगर महत्वपूर्ण लगी है और ये आपको लगा है कि इसमें कंटेंट में दम थी, मेहनत में दम थी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में एक लाइन ज़रूर लिख दीजिएगा यदि दिल करे तो। चलिए धन्यवाद।